हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेरा सेशन होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिकल मशीन का, और उसमें भी मैं ट्रांसफार्मर डील करूँगी। अगर हम चारों ही मशीन की बात करें, लाइक हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन मशीन, तो चारों ही मशीन इंपॉर्टेंट हैं। एंड पहले हम देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर। तो आप ये कंसेप्ट जो है अच्छे से देखिए, पूरे वीडियो को कंप्लीट करते हुए देखिए, क्योंकि इसमें पहले मैं जो है आपको कंसेप्ट बताऊंगी, उसके बाद जो है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल आए हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो आप नोट्स बनाइए प्रॉपरली, एक एक चीज़ को लिखते हुए चलिए। एकदम एसएससी जेईई और अदर पीएसयू लेवल का ये ओरिएंटेशन होगा, बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। तो आपको इधर एक्स्ट्रा डेटा नहीं ज़्यादा बताया जाएगा, जो भी आपको स्पेसिफिकली एग्जाम में पूछता है वही मैं आपको बताऊंगी। तो नोट्स बनाते हुए चलिए। और हमारा पहला टॉपिक है आज का, वो हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर किस तरीके का होता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कोड ड्रॉ कर रखा है और वाइंडिंग भी ड्रॉ कर रखे हैं। तो ये बिल्कुल छोटा सा डायग्राम, इसको आप कॉपी में नोट करिए, और इस पर हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखते हुए चलेंगे। उसके बाद जो है जो भी इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं आपको स्टार मार्क करवा दूंगी। तो देखिए ये हमारा हो गया कोर। यहाँ पर देखिए थिन स्टैक ऑफ लैमिनेशन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। स्टैक्स के तौर पे रहता है, ऐसे एक आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। बीच में जो है वो इंसुलेशन होता है, ताकि जो है वो अवॉइड द शॉर्ट सर्किट जो है लैमिनेशंस होते हैं। अब ये देखिए ये हमारा जो है पहला वाला ये हो जाएगा वाइंडिंग प्राइमरी, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी तरफ का वाइंडिंग। एक एक चीज़ हम देखेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है। तो देखिए जब भी आप ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। तो ये क्या होता है, हमारा एक स्टैटिक डिवाइस है, एसी मशीन है जो कि पावर ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। तो पहला पॉइंट मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, फर्स्ट इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। सो आप लिखिएगा ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस which transfer power from one circuit to another circuit, from one circuit to another circuit without change in frequency, without change in frequency, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। ये देखिए, ये इसको आप अंडरलाइन मार्क कर लीजिए, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंजेस नहीं होता है। तो इसमें सेकंड पॉइंट बन जाएगा इट इज़ अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। मैं बोल सकती हूँ इट इज़ अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है, देखिए जो भी पावर ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, वो क्या होता है, पावर ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो हम ट्रांसफार्मर को बोल सकते हैं इट इज़ अ कांस्टेंट पावर डिवाइस ऑल्सो। तो थर्ड पॉइंट हमारा निकल करके आया, एज द अमाउंट ऑफ पावर, एज द अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर इज सेम, ऑलमोस्ट सेम, सो वी कैन से दैट transformer is a constant power device, constant power device। नाउ ये फोर्थ पॉइंट अब हम देखते हैं। देखिए जब भी आप ट्रांसफार्मर कभी पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि इसमें जो फ्लक्स रहता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगेन हम एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, एज द फ्लक्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ पावर, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए एज द फ्लक्स रिमेन्स सेम, so we can say transformer is a constant flux device, is a constant flux device। तीन चीज इसमें आपको अंडरलाइन करना है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो कि मैंने कर लिया है, कांस्टेंट पावर डिवाइस एंड कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। तो ये हो गया हमारा। अगेन मैं जो है एक डेफिनेशन लिख देती हूँ आपके लिए।
Transformer is a static device which transforms power from one circuit to another circuit without change in frequency. As the amount of power is almost constant from primary to secondary, it can be considered as a constant power device, and as the flux is also constant, almost constant irrespective of power, it can be considered as a constant flux device. तो ये जो है वो बेसिक डेफिनेशन हो गया ट्रांसफार्मर का। फिफ्थ पॉइंट जो आ जाएगा आपके लिए वो हो जाएगा वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। सिर्फ जो है वो आप एक लिख लीजिए कि किस पे ये वर्क करता है प्रिंसिपल। तो ट्रांसफार्मर वर्क ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हम प्रिंसिपल देखेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरीके का प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर में। इंडक्शन यानी कि इंडक्शन प्रोसेस आता है इसके प्रिंसिपल में। तो ये हो गया हमारा कुछ फिफ्थ पॉइंट। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में लिख लीजिए और एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है या फ्लक्स कांस्टेंट होता है, पावर कांस्टेंट होता है। आपको कांस्टेंट पावर से क्वेश्चन देखिए कैसा आएगा न्यूमेरिकल। आपको इनपुट पावर दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि आउटपुट पावर कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट पावर डिवाइस है, तो जितना हम इनपुट में दे रहे हैं उतना ही हमें आउटपुट में रिसीव होने वाला है। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। और भी कुछ पॉइंट्स देखिए, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके लिए, और एक दो पॉइंट हैं। सिक्स्थ पॉइंट जो है देखिए, सिक्स्थ पॉइंट होता है जब आप प्रिंसिपल देखेंगे तो ये ट्रांसफार्मर जो है वो सेटिस्फाई करता है लेंस लॉ को। तो इट सेटिस्फाई लेंस लॉ। लेंस लॉ सेटिस्फाई करने की वजह से इसे हम बोलते हैं इट इज़ अ नेगेटिव फीडबैक डिवाइस। नेगेटिव फीडबैक डिवाइस। तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेगेटिव फीडबैक डिवाइस है एक ट्रांसफार्मर। सिक्स्थ जो पॉइंट, सेवेंथ जो पॉइंट रहेगा देखिए, सिक्स पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। सेवेंथ पॉइंट ये होता है कि इसको भी आप अंडरलाइन मार्क कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस, यानी कि एक स्टैटिक डिवाइस है। तो इसमें जो फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस होगा आपका वो बहुत नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रिकल मोटर्स लाइक डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन। तो हम बोल सकते हैं इसकी जो एफिशिएंसी रहेगी एज़ कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रिकल मोटर्स वो ज़्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज़ हायर, और मच हायर भी आप बोल सकते हैं, देन अदर इलेक्ट्रिकल मोटर, that other electrical machine of same power। ये हो गया हमारा सेवेंथ पॉइंट। एफिशिएंसी जो है ट्रांसफार्मर की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रिकल मशीन ऑफ सेम पावर। तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अदर इलेक्ट्रिकल मशीन के कंपेयर में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है या कम होती है या इक्वल होती है। तो आपको कहना है इट इज़ मच हायर एज कंपेयर टू द अदर इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ये हो गया हमारा सेवेंथ पॉइंट। एट्थ पॉइंट और एक है, लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए एट्थ पॉइंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा। एट्थ पॉइंट ये है कि स्टैटिक मशीन है। देखिए अगर स्टैटिक मशीन है तो उसका मेंटेनेंस हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा मशीन जो है वो मूवेबल होता है मेंटेनेंस उतना ज़्यादा लगता है। स्टैटिक है इसलिए जो है वो मेंटेनेंस कम लगता है। तो आप लिख सकते हैं मेंटेनेंस इज लो। मेंटेनेंस इसमें कम लगता है। तो ये कुछ जो है वो हमारे पॉइंट्स हो गए ट्रांसफार्मर का। 7-8 पॉइंट है। तो आप अगर आपको आएगा, अगर मेंस में भी अगर आपको आंसर राइटिंग लिखने को आता है और बोलता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, तो आप ये पॉइंट्स स्टार्टिंग में आप लिखेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करिएगा कोर का। अब मैं जो आपको कोर के बारे में बताने जा रही हूँ और उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कोर किस तरीके का हुआ है। देखिए थिन स्टैक ऑफ लैमिनेशंस है, स्टैक्स में इसको जोड़ा गया है और उसके बाद जो है उस पर वाइंडिंग किया गया है। तो पहला हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कोर के बारे में हम देखते हैं अच्छे से। उससे भी पहले मैं और आपको बता देती हूँ, आपने सुना होगा प्राइमरी वाइंडिंग
और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग, देखिए प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होता है जो कि कनेक्टेड होता है सप्लाई से। तो प्राइमरी वाइंडिंग इज द वाइंडिंग, इट इज द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द सप्लाई। जो भी वाइंडिंग सप्लाई से कनेक्टेड है उसको मैं बोलूँगी इट इज़ अ प्राइमरी वाइंडिंग। तो ऐसा नहीं है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग ही हमेशा होता है, जहाँ पर भी आप सप्लाई देने वाले हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी वाइंडिंग। और जहाँ से भी आप क्या लोड कनेक्टेड करने वाले हैं वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखिए सेकंड जो है वो हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है HV LV में। सेकेंडरी वाइंडिंग, अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या बोल सकते हैं? द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द लोड साइड। द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द लोड। जो भी वाइंडिंग है लोड से कनेक्टेड है उसे हम बोल देंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। थर्ड जो हम देखते हैं वो हो जाता है हमारा, देखिए थर्ड हो जाएगा अपना HV वाइंडिंग एंड LV वाइंडिंग। यही 4 वाइंडिंग होता है, उसी से ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा HV वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, जिसे शॉर्ट में आपको लिखा होता है HV वाइंडिंग और कैपिटल में भी लिखा जाता है HV वाइंडिंग। तो देखिए इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज साइड, सिंपल एज दिस। तो ये हो जाएगा हमारा द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज साइड। एंड फोर्थ जो है वो हो जाएगा हमारा LV साइड, लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग LV, इसे हम LV वाइंडिंग भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द लो वोल्टेज साइड, द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द लो वोल्टेज साइड। ये हो गया हमारा फोर्थ। तो देखिए इसी यही 4 वाइंडिंग होते हैं जो आपको पढ़ना होता है ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन क्या होता है, वो ये सोचता है कि ये जो हमारा साइड है वो हमेशा लो वोल्टेज साइड होता है और ये हमारा जो साइड होता है वो हाई वोल्टेज साइड होता है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा दिए हैं, हाई वोल्टेज दिए हैं अगर यहाँ पर, इफ़ हाई वोल्टेज, तो ये साइड जो है वो हमारा हो जाएगा HV वाइंडिंग और जो हमारा दूसरा वाला साइड हो जाएगा ये हो जाएगा लो वोल्टेज वाइंडिंग, LV वाइंडिंग। ये हो गया हमारा वाइंडिंग का। और प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी जहाँ पर भी हम सप्लाई से कनेक्टेड करते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, जहाँ भी लोड से कनेक्टेड है वाइंडिंग तो वो हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और छोटा सा डेफिनेशन आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये हो गया हमारा वाइंडिंग। अब देखिए इसका जो कोर है, कोर का मटेरियल पूछता है कि आपको कोर का मटेरियल क्या जो है यूज़ करना पड़ता है। तो अब टॉपिक डालिए, कोर के बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं डिटेल्स में और देन हम लेमिनेशन देखेंगे। तो बताइए कोर जो है वो क्यों ज़रूरी है एक ट्रांसफार्मर में। पहले तो ये देख लेते हैं कि कोर का रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है द रिक्वायरमेंट ऑफ कोर इज, कोर की आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसफार्मर में। यहाँ पर देखिए जो हमारा ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, पावर ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में, वो हो रहा है थ्रू अ कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक फिनोमेना यहाँ पर आ रहा है। अगर हम देखेंगे प्राइमरी और इलेक्ट्रिकल, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो कैसे कनेक्टेड है। देखिए इलेक्ट्रिकली कोई भी कनेक्शन नहीं है इनके बीच में,
इलेक्ट्रिकली कोई भी कनेक्शन नहीं है इनके बीच में, कोर के ऊपर वाइंडिंग लगाया हुआ है देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना के ऊपर ये बेस्ड है, तो क्या हम बोल सकते हैं, इट इज़ ट्रांसफॉर्मर इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट मैग्नेटिकली कपल्ड। मैग्नेटिकली कपल्ड, मैग्नेटिक कपलिंग हो रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो भी हम सप्लाई में देते हैं उसी का जो इफेक्ट आता है हम लोगों को सेकेंडरी में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली देखिए कोई भी कनेक्शन नहीं है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, लेकिन मैग्नेटिकली कपल्ड है। और ये कपल्ड कैसे है, देखिए थ्रू अ ट्रांसफॉर्मर कोर। कोर में हम वाइंडिंग कर रहे हैं, तो कोर से हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फेनोमेना हो रहा है और कपलिंग हो रही है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो फर्स्ट जो है हम बोल सकते हैं कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। देखिए जब भी आप कोर यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारा रिलक्टेंस का फेनोमेना आता है। मैग्नेटिज्म जब भी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक रिलक्टेंस का फेनोमेना आता है। तो इसमें हमारा जो रिलक्टेंस, देखिए सबसे पहले होता क्या रिलक्टेंस, जब आप बेसिक है पढ़े होंगे तो देखे होंगे एक रिलक्टेंस का टर्म एस, हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा एमएमएफ अपॉन फ्लक्स, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स होता है। तो देखिए हमारा रिलक्टेंस जो है वो कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा फ्लक्स सेटअप जो है वो हाई होगा। तो देखिए कोर में क्या होता है, हमारा रिलक्टेंस कम होना चाहिए सो दैट फ्लक्स विल बी मोर एंड हायर पावर ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, लो रिलक्टेंस। ये जो भी मैं डिस्कशन कर रही हूँ अब मैं कोर के लिए करूँगी। थर्ड पॉइंट देखिए, हमारा जो कोर होता है वो कोर का मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो जनरली यूज़ करते हैं मटेरियल ऑफ कोर, वो हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन स्टील का बना होता है हमारा कोर। सिलिकॉन स्टील का ये जनरली कोर बना हुआ था हमारा ट्रांसफॉर्मर में। और देखिए सिलिकॉन स्टील का कुछ प्रॉपर्टी होता है, इसका बेस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, बहुत ही शानदार मैग्नेटिक ये प्रॉपर्टी शो करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज गुड, आप लिख सकते हैं कि गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करता है। अब किस तरीके का गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करता है, ऐसा बोल देने से तो नहीं हो सकता कि गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इसकी परमेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, हाई परमेबिलिटी। परमेबिलिटी हाई होने का मतलब ये है कि जो भी फ्लक्स है वहाँ पर सेटअप वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, अच्छे से परमेबल हो रहा है। एंड जो हमारा ओवरऑल जो फ्लक्स सेटअप है और हमारा आउटपुट में है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है जब हम सिलिकॉन स्टील जो है यूज़ करते हैं। सेकेंड जो ये प्रॉपर्टी शो करता है वो होता है लो हिस्टेरिसिस लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉस जो है सिलिकॉन स्टील में बहुत ही कम होता है। हिस्टेरिसिस लॉसेस, जब देखिए लॉसेस के बारे में हम एक जो है हमारा सेशन होगा उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगी कि हिस्टेरिसिस लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है एंड और भी कुछ लॉसेस होते हैं हम देखेंगे। तो सिलिकॉन स्टील की जो है कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो कोर मटेरियल है वो जनरली सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अब हम एक और मटेरियल देखेंगे CRGO, तो है नेक्स्ट हम देख लेते हैं मटेरियल। सेकंड जो हम मटेरियल देखने जा रहे हैं वो देखिए CRGO हम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख रही हूँ फोर्थ पॉइंट CRGO। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए इसका जो है फुल फॉर्म पता होना चाहिए, CRGO का फुल फॉर्म क्या होता है और ये मटेरियल हम क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए CRGO का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रिकॉल करिए अगर आप कभी पढ़े होंगे तो। फोर्थ पॉइंट आप डाल लीजिए CRGO। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए ये भी एक तरीके का मटेरियल है जो कि हम कोर में मोस्टली प्रिफर्ड किया जाता है। क्यों
क्योंकि इसमें क्या होता है, ये बहुत ही अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है और एक ट्रांसफार्मर के कोर के लिए हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो बेस्ट होना चाहिए, तभी हमारा फ्लक्स सेटअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना भी है बहुत ही अच्छे से रोल प्ले करेगा वहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा मोस्टली प्रिफर्ड किया जाता है। इसका जो फ्लक्स डेंसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, फ्लक्स डेंसिटी इज़ हाई। इसको हम बोलते हैं B, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। देखिए अब फ्लक्स डेंसिटी हाई होता है, कितना हाई होता है, तो इसकी प्रॉपर कुछ वैल्यू होती है, B = 1.7 टेस्ला होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। डायरेक्ट कई बार जो है अगर डेटा आपसे क्वेश्चन पूछना अगर उसको रहेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि B की वैल्यू कितनी होती है फॉर CRGO। तो CRGO में आपको फर्स्ट जो है इसका फुल फॉर्म याद रखना है। अगर PSC वगैरह या JEE दे रहे हैं तो सिंपल सा वो फुल फॉर्म पूछ लेता है। सेकंड जो है वो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आप याद रखिए और फ्लक्स डेंसिटी इसका हाई होता है, ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए फ्लक्स डेंसिटी हाई होने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा नहीं है हाई रहेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा ये होता है कि देखिए एरिया जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स डेंसिटी B के, क्योंकि जब आप EMF इक्वेशन में जब आपको पढ़ाऊँगी प्रिंसिपल में तब आप देखेंगे EMF इक्वेशन = 4.44 F phi n, और यहाँ पर जो phi होता है वो B × A होता है। तो 4.44 F n B × A ये हमारा होता है इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ से आप देखिए B और A का रिलेशन क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, तो A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा रिलेशन हो जाएगा एरिया और B के बीच में। तो देखिए फ्लक्स डेंसिटी जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया कम होगा। एरिया अगर कम होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो वेट होगा वो कम हो जाएगा, वेट इज़ लेस। तो ये जो है वो इसका एडवांटेज है CRGO का। फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा है, मैग्नेटिज्म अच्छा शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका B ज़्यादा होता है तो एरिया कम होगा, वेट जो है वो कम होगा। एक और पॉइंट है CRGO मटेरियल क्यों यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस, PH एंड PE। तो देखिए ये जो है मैं आपको यहाँ पर PH एंड PE मैंने लिखा हुआ है, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। हो सकता है ये जो है वो टर्मिनोलॉजी आपके लिए नया हो। जब मैं लॉस आपको पढ़ाऊंगी तब मैं एक एक अच्छे से बात करूंगी डिटेल में कि हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉसेस क्या होता है। तो फिलहाल के लिए आप देखिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस CRGO मटेरियल इज यूज्ड। तो ये हो गया हमारा कुछ कोर का कंस्ट्रक्शन हो गया। वाइंडिंग्स हमने देखा था किस तरीके का वाइंडिंग होता है। अब जो है मैं बात करने जाऊंगी मटेरियल ऑफ वाइंडिंग। वाइंडिंग का मटेरियल आपके लिए क्या होना चाहिए और किस तरीके का वाइंडिंग होना चाहिए। तो जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वाइंडिंग मटेरियल। कोर हमने देख लिया, अब सेकंड आप टॉपिक डालिए वाइंडिंग। कुछ वाइंडिंग के बारे में भी देख लेते हैं, मटेरियल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वाइंडिंग जो जनरली होता है वो होता है कॉपर का, कॉपर की वाइंडिंग बनी होती है और एल्यूमिनियम का भी बना होता है हमारा। जब आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तो देखिए वाइंडिंग में ही जनरली हमारा करंट कैरी करता है, और करंट कैरी करने के लिए हम देखे हैं कि बेस्ट जो मटेरियल जनरली होता है वो कॉपर होता है और एल्यूमिनियम होता है। तो ये हो गया हमारा वाइंडिंग मटेरियल। अब देखिए कॉपर कहाँ जनरली यूज होता है, कॉपर होता है हमारा यूज्ड पावर ट्रांसफॉर्मर के केस में। कॉपर इज जनरली यूज्ड फॉर पावर ट्रांसफॉर्मर and aluminum is generally used for distribution transformer। तो देखिए ये जो है मटेरियल, अब आप जानते हैं थोड़ा सा आपको अगर आइडिया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है जनरली रेजिडेंशियल एरिया हमारे घरों के आसपास जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और जो सबस्टेशन वगैरह में लगा रहता है बड़े बड़े सबस्टेशन में वो होता है हमारा पावर ट्रांसफार्मर। तो जब मैं आपको टाइप्स बताऊंगी किस तरीके का टाइप्स होता है ट्रांसफार्मर का, तब हम डिटेल इसका जो है वो डिफरेंस देखेंगे कि किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है और पावर ट्रांसफार्मर, और ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं।
फिलहाल के लिए जो है आप ध्यान रखिए कि वाइंडिंग मटेरियल कॉपर और एल्यूमिनियम का होता है। कॉपर होता है पावर के ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है, एंड एल्यूमिनियम जो यूज़ होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे किस तरीके का स्ट्रैंडिंग होता है। देखिए सॉलिडली कंडक्टर जो है वो जनरली यूज़ नहीं किया जाता है, जनरली यूज़ किया जाता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर जो होता है, देखिए सॉलिड कंडक्टर मतलब सिर्फ एक कंडक्टर होता है, सिंपल सा। ये देखिए ये हमारा वाइंडिंग हो गया, कंडक्टर हो गया। सॉलिड कंडक्टर मतलब सिंपल सा एक अपन क्या ले लिए हैं, वायर ले लिए हैं, इसको बोलते हैं सॉलिड कंडक्टर। इट इज़ नॉट जनरली प्रिफर नहीं किया जाता है, प्रिफर क्या किया जाता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड कंडक्टर मतलब आप क्या किए हैं, जो भी कंडक्टर्स आप लिए हैं उसको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिए, मोड़ दिए हैं। उसका भी कुछ एडवांटेज होता है। एडवांटेज ये है कि उसमें स्किन इफेक्ट बहुत ही कम होता है। स्किन इफेक्ट भी हमें पढ़ना होता है। सिंपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जब भी हम एसी पास करेंगे कंडक्टर में तो उसके जो भी करंट है वो कहाँ पर फ्लो होता है, उसके सरफेस में फ्लो होता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पावर लॉस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को हमें इग्नोर करना है, इसलिए यहाँ हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कंडक्टर नहीं लिया जाता है जनरली। तो ये हो गया वाइंडिंग मटेरियल और कुछ हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया वाइंडिंग का। अब हम देख लेते हैं लेमिनेशंस, क्योंकि लेमिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। तो हमारा जो थर्ड हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलेशन। देखिए इंसुलेशन जो है, जो भी स्टैक्स है उसके बीच में जो है वो इंसुलेशन किया जाता है, ताकि जो कोई जो है उसमें दिक्कत ना हो, शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। तो लेमिनेशन किया जाता है कैसे, बहुत ही थिन लेमिनेशन यूज़ किया जाता है। थिन लेमिनेशन जो है यूज़ किया जाता है। और देखिए लेमिनेशन थिन, अब जब आप एडी करंट लॉस का फॉर्मूला देखेंगे तो एडी करंट इज इक्वल टू के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, ये होता है एडी करंट लॉस का फॉर्मूला। एक डिटेल डिस्कशन होगा लॉसेस के बारे में, तो वीडियो भी जो है वो आप देखिएगा अच्छे से। अब थिकनेस का देखिए, एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आप देख रहे हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जितना ज़्यादा लेमिनेशन जो है वो कम रहेगा हमारा पतला, उतना ही हमारा एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा थिकनेस, बहुत ही थिन होना चाहिए लेमिनेशन। तो थिन स्टैक ऑफ लेमिनेशन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। तो जब भी अगर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं और आपको थिकनेस के बारे में कुछ भी दिया हुआ है तो आपको बोलना है कि थिन लेमिनेशन जनरली यूज्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। हिस्टेरेसिस लॉसेस जो है डिपेंड नहीं करता थिकनेस के ऊपर, तो आपको हिस्टेरेसिस लॉसेस नहीं बोलना है। ऐसा नहीं आप लगा दिए दोनों लॉसेस, आपको क्या करना है, सिर्फ एडी करंट लॉसेस का डिस्कशन वहाँ पर करना है। तो ये हो गया थिन स्टैक ऑफ लेमिनेशंस। कुछ लेमिनेशंस के बारे में देखिए और बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम लेमिनेशन अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, तो हेडिंग डालिएगा consequences due to poor core staggering। पुअर कोर स्टैगरिंग, फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिए आता है कि अगर आपका लेमिनेशन प्रॉपरली नहीं है, अगर अच्छे से लेमिनेशन आपका नहीं है, इफ लेमिनेशन इज नॉट प्रॉपर, तो क्या दिक्कत आने वाली है। देखिए इफ लेमिनेशन इज नॉट प्रॉपर अगर नहीं होगा लेमिनेशंस तो उसमें क्या आ जाएंगे। देखिए ये हम जो है कोर बनाए थे, छोटा सा मैं आपके लिए फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये जो है हमारा थिन स्टैक ऑफ लेमिनेशंस था। अगर लेमिनेशन अच्छे से नहीं होता है तो इनके बीच में क्या हो जाता है, एयर गैप आ जाता है, एयर गैप इज प्रेजेंट।
एयर गैप आ जाएगा। और आपको पता है अगर एयर गैप वहाँ पर आ गया तो वहाँ पर हमारा रिलक्टेंस फेनोमेना आएगा, तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। देखिए रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो होता है अपोज करता है करंट के फ्लो को। सिमिलरली जब आप मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें रिलक्टेंस देखेंगे, रिलक्टेंस क्या करता है, इट अपोजेस सेटअप ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के सेटअप को रोकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एयर गैप प्रेजेंट होगा तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा वहाँ का, और जब रिलक्टेंस बढ़ेगा तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लक्स कम हो जाए यानी मतलब क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर से नहीं होगा, मैग्नेटिक फेनोमेना इज लेस, और हमारा क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग करंट बढ़ जाएगा। एक्साइटिंग करंट इज मोर। अब हम देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि एक्साइटिंग करंट क्या होता है, तो हम जब इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे और उसका प्रिंसिपल, तब हम देखेंगे कि एक एक्साइटिंग करंट आई नॉट होता है, उसका फिनोमेना होता है, और किस तरीके का वो एक डिसएडवांटेज बन जाता है हमारे सर्किट के लिए। तो ये हो गया हमारा लेमिनेशंस, और एक दो पॉइंट और हैं इसमें। तो देखिए लेमिनेशन प्रॉपर ना होने की वजह से एक तो है हमारा रिलक्टेंस बढ़ जा रहा है, फ्लक्स जो है वो वहाँ पर प्रॉपरली सेटअप नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा वहाँ पर अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है सेकेंडरी और प्राइमरी में। नेक्स्ट जो है देखिए, ट्रांसफार्मर जो है वो नॉइस क्रिएट करना शुरू कर देता है अगर इस तरीके का लेमिनेशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप कभी जब चलते फिरते देखते होंगे ट्रांसफार्मर को कि कभी कभी उससे से नॉइस निकलने लगता है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर क्रिएट नॉइस, और उस नॉइस को जो है हम बोलते हैं मैग्नेटिक हम। किस तरीके का होता है, मैग्नेटिक हम, इसी को हम बोलते हैं हमिंग नॉइस बोला जाता है। हमिंग नॉइस। तो क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन में आएगा, द नॉइस क्रिएटेड बाय द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड, तो आपको पता होना चाहिए हम नॉइस बोलते हैं और मैग्नेटिक हमिंग नॉइस भी बोला जाता है। इसी में थर्ड जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, देखिए अब आपको पता है नॉइस, ये जो मैग्नेटिक हम है वो किसकी वजह से होता है, देखिए ये होता है एक मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फेनोमेना होता है ट्रांसफार्मर में, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फेनोमेना। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फेनोमेना क्या होता है, तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फेनोमेना वो फेनोमेना होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन is a phenomena which causes the change in the magnetic dimension, that is length and breadth, when it is subjected to the alternating nature of magnetic field। तो इसमें क्या होता है, change in dimension, change in dimension occur whenever it is subjected to alternating nature of magnetic field। Whenever it is subjected to magnetic field, the changes in dimension occur, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा नॉइस क्रिएट हो जाता है। और आपको पता है कि नॉइस किसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉइस डिपेंड करता है फ्लक्स के ऊपर। फ्रीक्वेंसी जो होती है नॉइस की वो डबल हो जाती है। तो देखिए इसमें जो नॉइस की फ्रीक्वेंसी है इस डबल हो जाती है नॉइस की फ्रीक्वेंसी। तो आपका जो लेमिनेशन होना चाहिए वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। अगर अच्छे से आपका लेमिनेशन नहीं हुआ तो उसमें एक मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फेनोमेना आएगा, जिसकी वजह से एक हमिंग नॉइस क्रिएट होगा, और उस नॉइस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक हम, और
मैग्नेटिक हमिंग नॉइस, ये कहा जाता है नॉइस का। तो आपका जो है कोर स्टैगरिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। और कुछ बात कर लेते हैं, छोटा सा और जो है वो एक्सप्लेनेशन है इसका, इसी में ही आप लिखिएगा एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर। टॉपिक हो जाएगा एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर, और इसी स्टेप्ड कोर को हम बोलते हैं क्रूसीफॉर्म। स्टेप्ड कोर देख लेते हैं क्या होता है। देखिए ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर कोर, ये स्क्वायर्ड कोर है जिसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, हम सपोज डी ले लेते हैं, डी हो जाएगा। और देखिए इसका कुछ डिसएडवांटेज है एज कंपेयर टू स्टेप्ड कोर। स्टेप्ड कोर को हम लोग जनरली प्रेफर किया जाता है कुछ इस तरीके का रहता है। देखिए स्टेप्ड कोर, तो इसमें आप देख रहे हैं कि देखिए जो डायमीटर है वो क्या हो जा रहा है हमारा, ये कुछ थोड़ा सा बड़ा बन गया, और आपको एक बार इसको थोड़ा सा और छोटा बनाएगा क्योंकि जो है और हम जो ये लेने वाले हैं वो सेम होने वाला है। कुछ इस तरीके का हमारा स्टेप्ड कोर होता है, और भी स्टेप्स ले सकते हैं। तो हमारा जो डायमीटर डी है वो ये होता है, इसको हम बोलते हैं क्रूसीफॉर्म। इसमें जो डायमीटर डी है वो एज कंपेयर टू स्क्वायर जो है वो कम हो जाता है। तो डी ऑफ क्रूसीफॉर्म वो क्या हो जाता है, एज कंपेयर टू स्क्वायर जो है वो कम होता है स्क्वायर कोर के कंपेयर में। तो देखिए इसका एडवांटेज क्या है इस तरीके का लेने का, जब भी आपका डायमीटर अगर कम हो गया तो आप क्या बोल सकते हैं, डायमीटर कम होने की वजह से उसका हमारा एरिया कम हो जाएगा, और अगर एरिया कम हो जाएगा तो वेट जो है कोर का वो हो जाएगा कम, वेट कम हो जाएगा, और जो है इंसुलेशन जो अमाउंट ऑफ कॉपर है वो भी आपका बच जाएगा। अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इज लेस। तो कुछ जो है वो एडवांटेज है प्रॉपर कोर स्टैगरिंग का, हम लोग स्टेप्ड कोर लिया जाता है एज कम्पेयर टू स्क्वायर कोर, जिसकी वजह से जो इसका डायमीटर है वो कम हो जाता है, और डायमीटर कम होगा तो उसका एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होने का मतलब यह है कि उसका कोर का वेट कम होगा, और वेट कम होने का मतलब जो अमाउंट ऑफ कॉपर है वो भी कम हो जाएगा, और जो टर्न्स लेंथ पर टर्न है वो कम हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो कम हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा जो मैंने डिस्कशन किया है वो कंस्ट्रक्शन का हम लोगों ने डिस्कशन किया है, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया हुआ है और अंडरलाइन करते हुए हम लोग चले हैं इसमें, ताकि जो भी आपको MCQs क्वेश्चन आए वो डायरेक्टली आपसे बन जाए। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं वो हो जाएगा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की, उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।